कहानी की शुरुआत में एक 6 साल के बच्चे यूजी और उसके डैड ताकुमी को दिखाया जाता है, जो एक कब्र के सामने हाथ जोड़े बैठे होते हैं। 1 साल पहले यूजी की मॉम मियो की मौत हो गई थी, जिसकी आज बरसी है। पीछे रिश्तेदार बात कर रहे होते हैं कि यूजी के पैदा होने के बाद ही मियो की तबीयत खराब रहने लगी थी। अगर वो उसे पैदा करने के अपने फैसले पर ना अड़ी रहती तो शायद आज जिंदा होती। यूजी अक्सर लोगों के मुंह से ये बातें सुनता रहता है, इसलिए उसे लगने लगा है कि वही उसकी मॉम के जाने की वजह है। लेकिन एक चीज है जिसकी वजह से वो खुश रह लेता है, एक स्केच बुक जिसमें उसकी मॉम ने एक कहानी ड्रॉ की हुई है। इस कहानी के मुताबिक मरने के बाद वो सितारों की दुनिया में चली गई है और बरसात के मौसम में वो उनसे मिलने वापस आएगी। यूजी को इस कहानी पर पूरा यकीन है, इसलिए उसे बरसात के मौसम का बेसब्री से इंतजार है। अक्सर वो सनशाइन डॉल बनाकर उन्हें जगह जगह टांगता रहता है, क्योंकि कहीं से उसने सुना है कि इससे बरसात का मौसम जल्दी आ सकता है। उसके डैड ताकुमी को ये बात अजीब तो लगती है, लेकिन वो खुद भी बरसात के मौसम को लेकर एक्साइटेड है, क्योंकि मरने से पहले मियो ने उससे भी यही बात कही थी कि वो बरसात के मौसम में वापस आएगी। ताकुमी दिखने में भले ही नॉर्मल लगता है, नॉर्मल लोगों की तरह वो एक जॉब भी करता है, लेकिन उसे एक हेल्थ कंडीशन है। ज्यादा भीड़ भाड़ में जाने या तेज दौड़ने से उसे दौरा पड़ जाता है और ऐसी हालत में वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। अपनी इस कंडीशन की वजह से उसे रेगुलर एक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आज रात यूजी को सुलाने के बाद ताकुमी काफी रात तक मियो की वीडियोस देखता रहता है। वीडियो में यूजी कह रहा है कि वो दुआ करेगा कि उसकी मॉम जल्दी ठीक हो जाए। यूजी की इस बात पर मियो मुस्कुराती है, लेकिन फिर कुछ सोच में पड़ जाती है, जैसे उसे अच्छी तरह पता हो कि वो ठीक नहीं हो पाएगी। सुबह होने वाली थी, तभी ताकुमी देखता है कि बाहर बारिश होना शुरू हो गई है। ये इस साल की पहली बारिश थी, यानी बरसात का मौसम आज से शुरू हो गया है। थोड़ी देर बाद यूजी की भी आंख खुल जाती है और सुबह होते ही वो ताकुमी के साथ जंगल में उस जगह की ओर चल देता है जिस जगह का स्केच मियो ने बनाया हुआ था। ये एक खंडहर जैसी जगह थी। यूजी को पूरा यकीन है कि उसकी मॉम यहीं उसे मिलेगी। उस जगह कबाड़ में कोई चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि तभी सामने की ओर देखकर उसके मुंह से निकलता है, मॉम। ताकुमी भी पीछे मुड़कर देखता है तो सामने वाकई एक लड़की बैठी थी, जिसकी शक्ल हूबहू उसकी पत्नी मियो से मिलती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन यूजी के लिए ये ऐसा था जिसकी उससे पहले से उम्मीद थी। बच्चे तो बच्चे होते हैं, यूजी के लिए तो उसकी मॉम अपना वादा कभी तोड़ ही नहीं सकती थी। उन्हें तो आना ही था। लेकिन जब वो पास जाकर उसे मॉम कहता है तो वो हंसकर कहती है कि अच्छा तो मैं तुम्हारी मॉम हूँ। ताकुमी भी जब उसे मियो कहकर बुलाता है तो वो कहती है कि अच्छा तो ये मेरा नाम है। दरअसल इस लड़की को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता कि वो कौन है, कहाँ से आई है और यहाँ क्या कर रही थी। मगर ताकुमी समझ गया था कि उसकी वाइफ मियो ही है, जिसने वापस आने का अपना वादा निभाया है। इसलिए वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता कि ये चमत्कार कैसे हुआ, बल्कि वो मियो को जल्दी से अपने घर ले आता है। आते ही वो यूजी को अकेले में ले जाकर समझा देता है कि उसकी मॉम को अभी कुछ भी याद नहीं है, इसलिए पहले क्या हुआ था इस बारे में उससे कोई बात नहीं की जाएगी और ना ही उसके आने के बारे में वो किसी को बताएंगे, वरना लोग उसे बहुत समझेंगे और एक बड़ा तमाशा बन जाएगा। अब वो मियो से कहता है कि तुम अंदर कमरे में जाकर अपने कपड़े बदल लो, तुम्हारा सामान अभी तक वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। मियो हैरान होती है कि अभी तक रखा है का क्या मतलब है, लेकिन ताकुमी बात को घुमा देता है और उसे अपने और यूजी के साथ उसके फोटो दिखाता है। घर में रखे सारे कपड़े भी उसी के साइज के थे, जिससे उसे कुछ याद ना होने के बावजूद भी मियो को उसकी बात का यकीन आने लगता है। ताकुमी उसके हर सवाल का जवाब देता रहता है, जैसे कि वो बीमार रहती है इसलिए वो उसे जंगल में घुमाने ले गया था, लेकिन वहां पर पता नहीं क्या हुआ कि अब उसे कुछ भी याद नहीं। वो ये सब कह रहा था, लेकिन खुद अपने आप को यकीन दिलाने के लिए वो मियो के सोने के बाद उसे छूकर भी देखता है। सुबह को जब वो सोकर उठती है तो यूजी उससे लिपट कर सोया हुआ था और ताकुमी दीवार से टेक लगाए ही सो गया था, क्योंकि रात भर वो उसे बस देखता ही रहा था। उनके उठने से पहले ही वो दोनों के लिए नाश्ता तैयार कर देती है। बाद में यूजी अपने स्कूल के लिए निकल जाता है और ताकुमी काम पर जाने लगता है। जाने से पहले वो मियो से कहता है कि तुम बीमार हो, इसलिए घर से कहीं मत जाना। उनके जाने के बाद पूरा दिन मियो घर की हालत ठीक करने में लगी रहती है। शाम को वो उन्हें खाना बनाकर खिलाती है और यूजी को सुलाने के बाद वो ताकुमी से कहती है कि तुम मेरे पति हो और यूजी हमारा बेटा है। तुम्हारी ये बात मुझे सही लग रही है और मुझे ये सब अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी याद नहीं है। वो मुस्कुराकर उससे पूछती है कि हमारे बारे में कुछ तो बताओ, हम कैसे मिले थे, कैसे हमें एक दूसरे से प्यार हुआ, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाएगी, जिसे आप भूल कर भी मिस मत कर देना। इसकी एक एक डिटेल आपको ध्यान से सुननी और देखनी पड़ेगी, वरना कहानी में जो इमोशंस हैं और आखिर में जो सस्पेंस रिवील होगा उसे आप नहीं समझ पाएंगे। अब ताकुमी घर के बाहर घूमते हुए उसे बताने लगता है कि हाई स्कूल के दौरान वो दोनों 2 साल तक एक साथ एक ही क्लास में पढ़े हैं। जब से तुमने मेरे बराबर वाली सीट पर बैठना शुरू किया तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, लेकिन तुम एक पढ़ाकू लड़की थी और हमेशा बहुत सीरियस दिखती थी, इसलिए रोजाना तुम्हारी गुड मॉर्निंग का जवाब देने के अलावा कुछ और कहने की मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। उन दिनों मेरा भी ना कोई दोस्त था, ना ज्यादा किसी से बात करना, बस अकेले अकेले रहना।
इसलिए मुझे लगा कि मेरे जैसे अजीब लड़के को भला तुम कैसे पसंद कर सकती हो। 2 साल तक हमने कोई बात नहीं की, यहाँ तक कि हम एक दूसरे से ज्यादा नजरें भी नहीं मिलाते थे। स्कूल के आखिरी दिन जब सब एक दूसरे को गुड बाय नोट लिख रहे थे, तब भी मुझे लगा कि तुम्हें मेरे गुड बाय नोट में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं जाने लगा तो पीछे से आकर तुमने मुझे अपनी नोटबुक थमा दी। मैंने उस पर लिखा कि तुम्हारे साथ बैठकर मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस करता था। इसके बाद तुम क्लासरूम से बाहर चली गई और मेरा पेन तुम्हारे पास ही रह गया। बाहर आकर मैंने तुम्हें देखा, लेकिन तुम नहीं दिखी तो मैं भी वहां से चला गया। मैं रेसिंग में बहुत अच्छा था, इसलिए एक लोकल स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और तुम भी ग्रेजुएशन के लिए टोक्यो शहर चली गई। लेकिन इसके बाद गर्मी की पहली छुट्टियों में तुम जब घर आई तो मैंने फोन बुक से तुम्हारा नंबर लिया और तुम्हें कॉल की, मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और मैंने फोन काट दिया। फिर सर्दी के मौसम में कहीं जाकर मैंने तुमसे फोन पर बात की और पेन वापस लेने का बहाना बनाया। तुम पेन वापस देने के लिए मुझसे मिलने आई। उस दिन भी मैं तुमसे कोई बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब तुम वापस जाने लगी तो पता नहीं कहां से मुझ में हिम्मत आ गई और मैंने तुमसे साथ में कॉफी पीने के लिए पूछ लिया। बड़ी मुश्किल से तुमने मुझसे बात करनी शुरू की और फिर एक जगह हमने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। जाने से पहले हमने वादा किया कि हम एक दूसरे को खत लिखते रहेंगे। इस तरह हम दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। अब प्रेजेंट में मियो ये कहानी सुनकर कहती है कि मुझे अभी भी कुछ याद नहीं है, लेकिन अब मैं उसी तरह तुम्हारे प्यार में फिर से पढ़ना चाहती हूँ, एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। इस तरह पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन यूजी वही सनशाइन डॉल वाले टोटके अभी भी कर रहा था, जिससे बारिश का मौसम ज्यादा दिन तक चलता रहे, क्योंकि स्केच बुक में यह भी लिखा था कि बरसात का मौसम खत्म होते ही उसकी मॉम वापस चली जाएगी। एक दिन वो मियो से लिपट कर कहता है कि अब आप कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मियो को ये बात अजीब लगती है और वो हंसकर कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर भला क्यों जाऊंगी। अब वो यूजी के गले में टंगी एक चाबी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये एक टाइम कैप्सूल की चाबी है, जिसे डैडी को बिना बताए तुमने उसी खंडर वाली जगह में कहीं छुपाया था और इसकी चाबी मुझे दी थी। एक दिन स्कूल के बाद वो उस जगह जाकर उस टाइम कैप्सूल को ढूंढकर घर ले आता है। मियो इसे खोलती है तो इसमें कुछ लेटर्स और एक पर्सनल डायरी भी होती है, लेकिन इससे पहले कि वो इसे पढ़ती तभी बाहर ताकुमी बेहोश होकर गिर जाता है। काम से लौटते हुए खुशी में आज उसने कुछ ज्यादा तेज साइकिल चला ली थी। उसकी इस हेल्थ कंडीशन के बारे में जानने के बाद मियो उसकी अच्छे से देखभाल करती है और आज वो बिल्कुल उसके पास में लेट जाती है। वो आज फिर पूछती है कि उस पहली डेट के बाद क्या हुआ था, मुझे आगे की कहानी जाननी है। इस पर ताकुमी बताता है कि हमारी दूसरी डेट कभी हुई ही नहीं, बल्कि 47 लेटर्स के बाद हमारा ब्रेकअप हो गया था। मुझे जब पहली बार अपनी इस हेल्थ कंडीशन के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि इस हालत में तो मैं हमेशा तुम पर बोझ बनकर रहूंगा, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारे खतों का जवाब देना बंद कर दिया। लेकिन जब तुम मुझे ढूंढते हुए आ पहुंची तो मैंने तुम्हारा दिल दुखाने वाली बातें की और तुमसे फिर कभी ना मिलने के लिए कह दिया, जिसके बाद तुम वहां से चली गई। लेकिन ये सब करके मैं बुरी तरह टूट गया था। मैं बस एक बार तुम्हें देखना चाहता था, इसलिए मैं टोक्यो पहुंच गया तुम्हारे कॉलेज के सामने। उस दिन उस साल के बरसात के मौसम की पहली बारिश हो रही थी। तुम्हारे कॉलेज के बाहर तुम मुझे दिख गई, लेकिन तुम्हारे साथ एक लड़का भी था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे भूलकर तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। इसलिए टूटे दिल के साथ मैं वहां से वापस आ गया। लेकिन बरसात का मौसम खत्म होने के बाद एक दिन अचानक तुम्हारा फोन आया। तुम मुझसे मिलना चाहती थी। जब हम मिले तो बिना कोई सवाल किए तुम मेरे गले लग गई। मैंने अपनी कंडीशन के बारे में तुम्हें बताया, लेकिन तुमने कहा कि हम सारी मुश्किलों का मिलकर सामना कर लेंगे। कुछ दिन बाद हमारी शादी हुई और मेरी हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम शहर की भीड़ भाड़ से दूर यहाँ सेटल हो गए। प्रेजेंट में मियो ये सुनकर मुस्कुराती है और कहती है कि हम हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। अगले दिन ताकुमी और यूजी के जाने के बाद वो टाइम कैप्सूल वाले बॉक्स में से निकाल कर उस डायरी को पढ़ने लगती है। शुरुआत में तो वो इसे पढ़ते हुए मुस्कुराती है, लेकिन बाद के पन्नों में कुछ ऐसा लिखा था कि मियो की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और डायरी उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है। यहाँ ये बात तो हमें समझ में आ जाती है कि इस डायरी से मियो को बरसात के बाद अपने वापस जाने की बात पता चल गई होगी, लेकिन इसके अलावा इस डायरी में एक ऐसा राज भी छुपा है जिसे जानने के बाद आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे और वो सारे जवाब भी मिल जाएंगे जो अभी तक आपके मन में चल रहे होंगे, जैसे कि वो कौन थी और कहां से आई थी। अब डायरी पढ़ने के बाद मियो अपने आप को संभालती है और फिर यूजी को उसके रोजाना के छोटे मोटे काम सिखाने लगती है, जैसे नाश्ता तैयार करना, अपने कपड़े सुखाना, जूतों पर पॉलिश करना और बगीचे का ध्यान रखना। अगले दिन यूजी का जन्मदिन था, जिसके लिए वो केक लाने के लिए एक बेकरी में जाती है और बेकरी के ओनर से कहती है कि मुझे अगले 12 सालों के लिए केक बुक करना है। मेरे बेटे के 18वें जन्मदिन तक तुम्हें हर साल एक केक उस तक पहुंचाना है। रात को वो खुशी खुशी यूजी का जन्मदिन मनाती है और फिर तीनों साथ में एक फैमिली फोटो भी लेते हैं। आज रात पहली बार वो ताकुमी को एक पत्नी की तरह प्यार देती है और अगले कुछ दिन इसी तरह उनके साथ बिताती है। एक दिन क्लास में यूजी देखता है कि बरसात खत्म होकर आसमान एकदम साफ हो गया है, इसलिए वो टीचर से कहता है कि उसे अभी के अभी घर जाना है।
टीचर भी उसे जाने देती है, जिसके बाद दौड़ते हुए वो सीधा घर पहुंचता है। लेकिन मियो भी घर पर ही थी, इसलिए वो जाकर उससे लिपट जाता है। दूसरी ओर ऑफिस में ताकुमी भी टीवी पर ये न्यूज देख लेता है कि बरसात का मौसम आज से खत्म हो रहा है, इसलिए वो भी तेजी से साइकिल चलाते हुए घर की ओर चल देता है। लेकिन अब तक मियो यूजी का हाथ पकड़कर जंगल की ओर निकल जाती है। ताकुमी को जब वो घर पर नहीं मिलती तो वो भी उसे आवाजें देते हुए जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। अब खंडहर के पास जाकर मियो यूजी को प्यार से समझाती है कि मुझे जाना होगा, जिसे सुनकर यूजी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो उससे कहती है कि मेरे जाने के बाद अपने डैडी का ख्याल तुम्हें ही रखना है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। इधर जंगल में दौड़ते हुए ताकुमी की हालत खराब होने लगती है। वो गिर पड़ता है, लेकिन मियो से आखिरी बार मिलने से आज उसे कोई मुसीबत नहीं रोक पाती। वो फिर से खड़ा होता है और आखिरकार उस खंडहर तक पहुंच ही जाता है। आते ही वो रोते हुए मियो से माफी मांगता है कि एक नॉर्मल इंसान की तरह वो उसे खुश नहीं रख सका। लेकिन मियो हंसते हुए कहती है कि तुम्हारे साथ मैं हमेशा खुश थी। जिस दिन से मुझे तुमसे प्यार हुआ तब से तुम्हारे साथ रहने में ही मुझे खुशी मिलती थी। अगले जन्म में भी मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारा साथ ही चुनूंगी। अब वो उससे यूजी का ख्याल रखने के लिए कहती है और एक दूसरे का हाथ थामकर दोनों काफी देर तक यूं ही खड़े रहते हैं। तभी दौड़ते हुए यूजी आता है, लेकिन अब उसकी मॉम वहां नहीं थी। ताकुमी अकेले ही अपने कोट की जेब में हाथ डालकर खड़ा था। उसे पता भी नहीं चला था कि वो कब यहाँ से चली गई, लेकिन उसने जो वादा किया था वो निभाया। पूरे बरसात के मौसम में ढेर सारी खुशियां देखकर वो वापस चली गई। लेकिन आखिर वो कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई, ये अब हमें पता चलेगा। घर आने के बाद ताकुमी को वो डायरी मिलती है। ये मियो की पर्सनल डायरी थी, जिसे वो तब से लिखती आ रही थी जब स्कूल में उसने पहली बार ताकुमी को देखा था। डायरी के पहले पन्ने में लिखा था कि आज पहली बार मैंने ताकुमी नाम के इस लड़के को देखा, जिसे देखते ही ऐसा लगा कि शायद मुझे उससे प्यार हो गया है। प्रेजेंट में ताकुमी ये पढ़कर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक उसे ये पता ही नहीं था कि मियो को उससे भी पहले उससे प्यार हो गया था। आगे डायरी में लिखा था कि मैंने जानबूझकर उस लड़के के बराबर वाली सीट पर बैठना शुरू कर दिया, लेकिन वो मुझसे नजरें ही नहीं मिलाता और हमेशा खुद में ही खोया खोया रहता है, इसलिए उससे बात करने की मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हो पाती। मगर उसके पास बैठने से ही मुझे इतनी खुशी मिलती कि 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। स्कूल के आखिरी दिन भी वो ऐसे ही जाने लगा तो मैं जल्दी से उसके पास गई और अपनी नोटबुक में उससे गुड बाय नोट लिखने को कहा, लेकिन उसका पेन मेरे पास ही रह गया, जिसे मैंने जानबूझकर नहीं लौटाया। मुझे लगा कि उसका पेन लौटाने के बहाने मैं कभी ना कभी उसे मिलने के लिए बुलाऊंगी। उसे फोन करने की मेरी तो कभी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन एक दिन अचानक उसका ही फोन आ गया, उसी पेन के लिए। मैं खुशी खुशी उससे मिलने गई, लेकिन पेन लौटाने के अलावा कुछ नहीं कह पाई। मगर फिर उसने ही कॉफी के लिए पूछ लिया और फिर हम दोनों के बीच खत लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। मैं बहुत खुश थी, मगर एक दिन अचानक तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मैं रोते हुए वापस आ गई। फिर एक दिन कॉलेज के बाहर मैंने तुम्हें जाते हुए देखा। मैं दौड़ते हुए तुम्हारे पीछे गई, लेकिन सड़क पार करते हुए एक कार से मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब होश आया तो पता नहीं कैसे मैं उस खंडहर के पास बैठी थी। तभी तुम और यूजी मेरे पास आए और अगले 6 हफ्ते मैंने तुम दोनों के साथ बिताए। लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैं एक हॉस्पिटल के बेड पर जागी, जहाँ मुझे पता चला कि पिछले 6 हफ्तों से ही मैं कोमा में थी। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ वो बरसात के मौसम का पहला दिन था, और जब कोमा से जागी तो ये बरसात का आखिरी दिन था। कोई इस बात पर यकीन नहीं करता कि एक 20 साल की लड़की, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई है, वो 9 साल बाद के फ्यूचर में अपने पति और बच्चे के साथ रहकर आई है। भविष्य की यह झलक देखने से एक कड़वी सच्चाई मुझे ये भी पता चल गई थी कि 28 की उम्र में ही मेरी मौत हो गई थी, और मरने से पहले मैंने बरसात के मौसम में वापस आने का वादा किया था। मैंने सोचा कि अगर मैं तुमसे शादी ना करूं तो किसी और के साथ शायद मैं कुछ लंबी जिंदगी जी पाऊंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो जिंदगी लंबी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे बगैर क्या मैं खुश रह पाऊंगी? क्योंकि मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है और तुम्हारे साथ रहने में ही मुझे असली खुशी मिलती है। इसलिए मैंने वो जिंदगी चुनी जिसमें मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और अपने यूजी को इस दुनिया में लाऊंगी। ये सोचते ही मैंने तुम्हें फोन किया और तुमसे मिलने चल दी। भले ही जिंदगी छोटी होगी, लेकिन अपना फ्यूचर मैं उसके साथ चुन रही हूँ जिसे मैं प्यार करती हूँ। डायरी के आखिर में मियो ने ताकुमी और यूजी का नाम लिखकर कहा था कि मैं तुमसे मिलने आ रही। इसके बाद वो ताकुमी से मिलती है और बिना कोई सवाल किए उसके गले लग जाती है। ताकुमी उसे अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में बताता है, लेकिन वो कहती है कि हम मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। यहाँ से मियो को सब पता था, फिर भी जानबूझकर उसने ताकुमी से शादी की और यूजी को जन्म दिया। फिर जब वो 5 साल का हुआ तो मियो की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने अगले बरसात के मौसम में वापस आने का वादा किया, क्योंकि ये सब वो कोमा में रहते हुए पहले ही देख चुकी थी। अपनी पर्सनल डायरी को भी मरने से पहले उसने इस तरह छुपा दिया था कि ताकुमी को ये तब मिले जब वो बरसात के मौसम में उसके साथ रहकर वापस चली जाए। लेकिन इस दौरान जब उसने खुद इस डायरी को पढ़ लिया था तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। तभी से उसने यूजी को उसके छोटे मोटे काम सिखाने शुरू कर दिए थे, जिससे उसके जाने के बाद वो अपना और अपने डैड दोनों का ख्याल रख सके, क्योंकि अब उन दोनों को उसके बिना ही रहना होगा।
मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि 18 साल का यूजी अपने और अपने डैड के लिए खाना तैयार करता है। तभी वहाँ वही बेकरी वाला आ जाता है और आकर उसे केक देता है। वो कहता है कि मैं ये बेकरी कई साल पहले बंद करने वाला था, लेकिन सिर्फ तुम्हारी माँ से किया वादा पूरा करने के लिए मैंने आज तक ये बेकरी चलाई। इसके बाद यूजी अपने डैड को खाने के लिए आवाज देता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया।